चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन भी दबाना ताकि आप तक लेटेस्ट अपडेट पहुंच सके। लाइक शेयर एंड कमेंट करना तो बिल्कुल ही नहीं भूलना जी। हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक होगा द लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, 11th स्टैंडर्ड का चैप्टर नंबर 1, जो कि है सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। उसमें है हमारे द लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ये वैसे तो 11th का फर्स्ट चैप्टर है, बट ऐसे ये लॉज बहुत ही इम्पोर्टेंस रखते हैं कि जब तक हमारे साथ केमिस्ट्री ऐड है तब तक ये लॉज जो है हमारे पीछे पीछे आते हैं। तो ये सारे जो लॉज है टोटली ये संख्या में 5 है। इसमें से जो पहला लॉ है वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम। इसके अकॉर्डिंग किसी भी रिएक्शन में हम मास को न तो प्रोड्यूस करते हैं और न ही हम मास को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। यानी कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में द्रव्यमान को न तो हम उत्पन्न करेंगे और न ही हम द्रव्यमान को नष्ट कर सकते हैं। यह एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया गया। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए गए और एक्सपेरिमेंट के बाद में इस डेफिनेशन को क्लियर किया गया। तो एक्सपेरिमेंट्स क्या है, जैसे हमने यह एक एपरेटस ले लिया, एक कांच का बीकर है ये, इसमें हमने फिल कर दिया जिंक सल्फेट। ये एक कांच का एपरेटस है, इसमें हमने जिंक सल्फेट जो है वह फिल कर दिया। अब इसके अंदर एक टेस्ट ट्यूब डाल दी और इस टेस्ट ट्यूब में हमारा NaCl है। बट इस टेस्ट ट्यूब में जो NaCl है वो अभी इस जिंक सल्फेट के साथ रिएक्शन नहीं करेगा, वह ओनली इस टेस्ट ट्यूब में फिल किया हुआ पड़ा है। यहाँ है जिंक सल्फेट। अब ये जो कंप्लीट हमारे पास मटेरियल हुआ, इसका हम वेट कर लेते हैं। मान लेते हैं इसका जो वेट है वो 300 ग्राम्स प्राप्त होता है। अब थोड़ी देर पश्चात हम देखते हैं इस टेस्ट ट्यूब के मटेरियल को हम इस कांच के बीकर में खाली कर देते हैं। यानी कि आफ्टर रिएक्शन यदि इसका वेट हम देखें तो कितना होगा। ये था हमारा जिंक सल्फेट और टेस्ट ट्यूब का जो मटेरियल है यानी NaCl, इसको इसमें फिल कर दिया। अब NaCl जो है वह जिंक सल्फेट के साथ रिएक्शन करेगी और सोडियम सल्फेट यानी कि Na2SO4 प्लस जिंक क्लोराइड का फॉर्मेशन करेगी। अब ये जब दोनों प्रोडक्ट्स बन जाएंगे तब हम इसका वेट करते हैं कंप्लीट का, तब भी हम देखते हैं वेट 300 ग्राम ही प्राप्त होता है। यानी कि बिफोर रिएक्शन भी वेट 300 ग्राम एंड आफ्टर रिएक्शन भी वेट 300 ग्राम। हमने इसमें कुछ भी चेंज नहीं किया। मटेरियल पहले टेस्ट ट्यूब में था और बीकर के अंदर था, तब हमने वेट किया तब भी 300 ग्राम। और जब मटेरियल ने रिएक्शन कर ली, रिएक्शन करके Na2SO4 और जिंक क्लोराइड को प्रिपेयर किया, तब भी वेट जो है हमारा 300 ग्राम ही रहा। तो बाय एक्सपेरिमेंटली हम ये कह सकते हैं कि किसी भी रिएक्शन में, रिएक्शन के पहले और रिएक्शन के बाद में, यानी कि रिएक्टेंट्स तथा प्रोडक्ट्स में द्रव्यमान का कभी भी चेंज नहीं होता है। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों का जो भी द्रव्यमान है वह अभिकारकों का द्रव्यमान यदि हम अलग रख दें और उसके बाद में क्रियाफल को देखें यानी कि प्रोडक्ट्स को देखें, तो उनका सबका जो वेट है वह हमेशा इक्वल रहता है। यही द्रव्यमान संरक्षण का नियम है। हम द्रव्यमान को न तो बना रहे हैं और न ही हम उसे खत्म कर रहे हैं। इस द्रव्यमान संरक्षण के नियम को हमने बनाया नहीं, यह एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया गया। और जब ये एक्सपेरिमेंटली प्रूव कर दिया गया उसके बाद में हमें रिएक्शन बैलेंस करने का मौका मिला। ये नहीं होता है कि हम रिएक्शन को बैलेंस करें और उसके बाद में द्रव्यमान संरक्षण के नियम को देखें। इस नियम को प्रूव करने के बाद में ही संतुलित रासायनिक अभिक्रिया की
जरूरत पड़ी। जैसे संतुलित रासायनिक अभिक्रिया को अब हम इस उदाहरण से समझ सकते हैं। ये है हमारा H2 प्लस ये O2 और ये है वाटर मॉलिक्यूल। हम जानते हैं जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अभिक्रिया करती है तो वाटर मॉलिक्यूल बनता है। इसकी अब हम बैलेंस रिएक्शन लिखते हैं। ये है इसकी बैलेंस रिएक्शन, ट्वाइस H2 प्लस O2 गिव्स ट्वाइस H2O। अब इनका हम वेट देखते हैं। इसका जो वेट है हम जानते हैं, हम एक हाइड्रोजन का जो एटॉमिक वेट है वह 1 होता है, 2 हाइड्रोजन का 2 होगा, पर H2 यहाँ पर टोटल आगे 2 लिखा हुआ है यानी कि 2 है, तो टोटल इसका मास हुआ 4। ठीक इसी प्रकार एक ऑक्सीजन का वेट होता है 16 और यहाँ पर O2 है यानी कि 2 ऑक्सीजन है, तो 16 इंटू 2 यानी कि 32 ग्राम। ये बिफोर रिएक्शन, अभिक्रिया से पहले यदि दोनों रिएक्टेंट्स का मास हम टोटल करें तो कितना आता है, 32 प्लस 4 इज इक्वल्स टू 36। अब रिएक्शन के बाद में यदि हम देखें कितना वेट है तो यह 4 प्लस ये हो जाएगा ऑक्सीजन 1 बट आगे 2 लगा हुआ है क्योंकि रिएक्शन बैलेंस है, तो ये हो जाएगा 32 इज इक्वल्स टू 36। यानी कि अभिक्रिया के पहले और अभिक्रिया के बाद में प्रत्येक पदार्थ में परमाणुओं का जो द्रव्यमान है वह इक्वल रहता है और यही द्रव्यमान संरक्षण का नियम है। पहले इसे एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किया गया, उसके बाद में हमने रिएक्शन को बैलेंस किया। रिएक्शन को पहले बैलेंस नहीं किया और उसके बाद में द्रव्यमान संरक्षण का नियम नहीं दिया गया। जब द्रव्यमान संरक्षण के नियम को बाय एक्सपेरिमेंटली प्रूफ कर दिया गया तब हमने रिएक्शन को बैलेंस किया। इस प्रकार यह हम कह सकते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में हम मास को न तो प्रोड्यूस करेंगे और न ही उसको डिस्ट्रॉय करेंगे। अब हम केमिकल कॉम्बिनेशन का दूसरा लॉ देखेंगे। हाँ, तो दूसरा जो हमारा नियम है वो है स्थिर या निश्चित अनुपात का नियम। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन यानी कि रासायनिक संयोजन का दूसरा नियम होगा स्थिर या निश्चित अनुपात का नियम। इस नियम के अनुसार हम ब्रह्मांड से कोई भी पदार्थ को उठा लें, उस पदार्थ में तत्वों का जो संगठन है वह हमेशा स्थिर रहता है। अब ये फर्क नहीं पड़ता कि मैं उस पदार्थ को कहाँ से उठा करके लाई हूँ। मैं अपने घर से ला सकती हूँ, मैं कहीं बाहर से घूमने जाऊं तो वहां से उठा के ला सकती हूँ, मैं चाइना से उठा के ला सकती हूँ। हम बात करते हैं पानी की, एग्जाम्पल पानी का ले लेते हैं। अगर वाटर बोतल का पानी हो तो उसमें जो तत्वों का संगठन है वह वही रहेगा जो तालाब के पानी का है और जो नाले के पानी का है। यदि मैं रेन वाटर ले, यदि मैं सी वाटर ले या मैं टैप वाटर ले, बट द फॉर्मूला ऑफ वाटर इज ऑलवेज H2O। और इसमें जो तत्वों का संगठन है यानी कि नंबर ऑफ एटम्स, हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 1 है, ये टैप वाटर में भी उतना ही रहेगा, ये सी वाटर में भी उतना ही रहेगा, तो यह रेन वाटर में भी उतना ही रहेगा। अब हम यदि देखें H2O, इसका यदि परमाणुओं की दृष्टि से इसके तत्वों का अनुपात देखें तो परमाणु यहाँ पर कितने हैं, हाइड्रोजन के 2 और ऑक्सीजन का 1, यानी कि परमाणुओं की दृष्टि से H2O में तत्वों का जो अनुपात है वह 2:1 है। और यदि हम परमाणु भार की दृष्टि से देखें तो यह हो जाएगा HO। H यहाँ पर संख्या में 2 है और एक हाइड्रोजन का वेट होता है 1, 2 हाइड्रोजन का 2 होगा, तो यहाँ हम लिखेंगे 2। जल में एक ऑक्सीजन उपस्थित होती है और एक ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16 होता है, तो यहाँ हम लिखेंगे 16। अब यदि इसे हम सॉल्व करें तो ये आ जाता है 1:8। तो यह हुआ हमारा जल के अणु में तत्वों का अनुपात जो हमेशा निश्चित रहेगा, चाहे वह जल कहीं से भी लिया हुआ हो, वह पानी का जो सैंपल है वो कोई भी पानी का सैंपल हो, चाहे मैं चाइना से लाऊं, इजराइल से लाऊं, कहीं से भी लाऊं,
बट पानी में तत्वों का जो अनुपात है वह हमेशा निश्चित रहता है। एक और एग्जांपल लेते हैं हम H2O2। इसे कहते हैं हाइड्रोजन परऑक्साइड। इसमें हाइड्रोजन है 2, इसमें ऑक्सीजन भी कितनी है 2। इसे यदि और सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट किया जाए तो 1:1। अब H2O2 चाहे प्रयोगशाला में पढ़ा हो यानी केमिस्ट्री लैब में पढ़ा हो, चाहे वह आपके घर पे पढ़ा हो, चाहे वह किसी दुकान पर पढ़ा हो, परंतु उसका तत्वों का जो संगठन है वह हमेशा निश्चित रहता है। और यह नियम हमें बताता है स्थिर या निश्चित अनुपात का नियम। किसी भी रासायनिक यौगिक में उसके तत्वों का अनुपात सदैव स्थिर रहता है, चाहे उसे किसी भी सोर्स से प्राप्त किया गया हो। यही है हमारे स्थिर या निश्चित अनुपात का नियम। तो रासायनिक संयोजन का तीसरा जो नियम है वह है गुणित अनुपात का नियम। इसे बहुल अनुपात का नियम भी कहा जाता है। इस नियम के अकॉर्डिंग जब कोई भी दो तत्व, मान लेते हैं वो दो तत्व है A और B, वह दोनों जब आपस में अभिक्रिया करते हैं और दो अलग अलग प्रकार के उत्पादों का निर्माण करते हैं, यानी कि दो अलग अलग एलिमेंट्स थे, दोनों ने अभिक्रिया की और दोनों ने अभिक्रिया करके दो अलग अलग प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन किया, तो B के जो भार है वह A के निश्चित भारों से संयोजित होंगे। यानी कि A जो हमने एलिमेंट लिया है उसका मास चेंज नहीं होगा, वह B के जो भार है वह A के निश्चित भारों से संयोजित होंगे और B के भार सरल पूर्णांकों में होंगे। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं A और B दो अलग अलग एलिमेंट्स हैं। अब A और B के स्थान पर हम ले लेते हैं, A के स्थान पर H और B के स्थान पर हमने ले लिया ऑक्सीजन। ये हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन, इन दोनों ने अभिक्रिया की और अभिक्रिया करके एक प्रोडक्ट बनाया H2O और दूसरा प्रोडक्ट बनाया H2O2। जब दो तत्व आपस में मिलकर दो से अधिक उत्पाद बनाते हैं, पहला H2O दूसरा H2O2, तो उसमें B जो है वह A के निश्चित भारों से अभिक्रिया करती है। अब H2O में यदि हम देखें तो H2 का भार 2 है, क्योंकि मैं बता चुकी हूँ आपको एक हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1 होता है, दो हाइड्रोजन का 2 होगा। ठीक इसी प्रकार H2O2 को यदि हम देखें तो इसमें भी हाइड्रोजन का जो भार है वह 2 ही है। तो लिखा हुआ क्या है, लैंग्वेज क्या है, जब दो तत्व A और B हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में मिलकर दो से अधिक या दो प्रोडक्ट बनाए H2O एंड H2O2, तो B के भार A के निश्चित भारों से, A कौन है यहाँ पर, हाइड्रोजन, तो B के भार A के, B ऑक्सीजन, A हाइड्रोजन के निश्चित भारों से, ये रहा निश्चित भार, हाइड्रोजन का H2O में भी 2 है, हाइड्रोजन का H2O2 में भी 2 है, यानी कि निश्चित भारों से अभिक्रिया करेगी। परंतु B जो है उसके जो भार है वो सरल पूर्णांक में होंगे। वह किस प्रकार, अब जैसे हाइड्रोजन का हमने H2O में वेट निकाला 2, यदि हम इसमें ऑक्सीजन का निकालें H2O के अंदर ऑक्सीजन का, तो यहाँ आएगा 16, क्योंकि एक ऑक्सीजन परमाणु का परमाणु द्रव्यमान 16 होता है। तो ये हो गया पहला प्रोडक्ट जिसमें हाइड्रोजन का 2 और ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16। अब H2O2 यानी कि दूसरा उत्पाद, इसमें H2 यानी कि A, इसका तो द्रव्यमान फिक्स है 2 और ऑक्सीजन का, एक ऑक्सीजन का 16 होता है, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन उपस्थित है, तो 16 × 2 यानी कि 32, यहाँ आ जाएगा 32। अब यदि इन दोनों उत्पादों में से, ये पहला उत्पाद ये दूसरा उत्पाद, इन दोनों उत्पादों में से यदि B यानी कि ऑक्सीजन, इसके यदि भारों को हम यहाँ लिख देते हैं, ये रहे इसके भार, H2O में 16, H2O2 में 32, तो ये सरल पूर्णांकों में होंगे। इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, 16 × 1 = 16, 16 × 2 = 32।
ये एक सिंपल रेशियो है विदाउट एनी पॉइंट, यानी कि ये सरल पूर्णांकों में होंगे। और यही लैंग्वेज कहती है कोई भी दो एलिमेंट अलग अलग, हमने लिया हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये दोनों आपस में अभिक्रिया करके दो प्रोडक्ट बनाएगी, दोनों अलग अलग। उन दोनों में बी यानी ऑक्सीजन ए के निश्चित भारों के साथ अभिक्रिया करेगा, यानी ए का भार दोनों कंपाउंड में निश्चित रहेगा, परंतु बी का जो भार है दोनों यौगिकों में, ये जो यौगिक बने दोनों, इसमें बी का भार यानी ऑक्सीजन का भार 1632, ये जो भार है ये सरल पूर्णांकों में रहते हैं। ये रहा हमारा सरल पूर्णांक 1:2। ये है हमारा गुणित अनुपात या बहुल अनुपात का नियम। इसे हम एक और उदाहरण से समझ सकते हैं। जैसे ए और बी के तौर पर हमने लिया यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन, ये है ए, ये है बी। ए यहाँ पर कार्बन है, बी यहाँ पर ऑक्सीजन है। दोनों अभिक्रिया करके अलग अलग कंपाउंड बनाएंगे। पहला कंपाउंड बन रहा है कार्बन मोनोऑक्साइड, दूसरा कंपाउंड बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड। अब इसमें हम कार्बन का वेट देखते हैं। एक कार्बन का परमाणु द्रव्यमान 12 होता है। ये परमाणु द्रव्यमान कैसे निकलता है? किसी तत्व का एटॉमिक नंबर जो है उसका जस्ट डबल एटॉमिक वेट होता है। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है और 6 का जस्ट डबल 12 होता है। तो एक कार्बन का एटॉमिक वेट है 12 और यहाँ पर ऑक्सीजन कितनी है? 1, और ऑक्सीजन का जो एटॉमिक वेट है वह होता है 16। अब यहाँ पर हम ध्यान दें तो कार्बन का वेट है 12, एक ही कार्बन प्रेजेंट है, और ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन का 16, दो ऑक्सीजन है तो 16 2 जा 32, यहाँ लिख देते हैं हम 32। अब नियम की लैंग्वेज पर आते हैं। ए और बी, सी और ओ। ए कौन है? सी है। बी कौन है? ऑक्सीजन है। तो जब ये दोनों अभिक्रिया करेंगे दो अलग अलग कंपाउंड बनाएंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, दो अलग अलग कंपाउंड। उसमें बी यानी ऑक्सीजन ए के यानी कार्बन के निश्चित भारों के यानी कि 12-12 कार्बन का फिक्स वेट है यहाँ पर के साथ संयोजित होती है, परंतु बी के भार दोनों यौगिकों में सरल पूर्णांकों में होंगे। अब इस यौगिक में बी का भार यहाँ लिख देते हैं 16, इस यौगिक में बी यानी कि ऑक्सीजन का भार लिख देते हैं यहाँ पर 32। इसको यदि सॉल्व करें तो 16 1 जा 16, 16 2 जा 32। ये भी कितना आ रहा है? 1:2, यानी कि ये भी एक सिंपल रेशियो है, इसमें कोई पॉइंट नहीं है, ये सरल पूर्णांक है। और यही गुणित अनुपात का नियम हमें बताता है कि बी के भार सरल पूर्णांकों में उपस्थित होंगे। अब नेक्स्ट जो नियम है हमारे रासायनिक संयोजन के नियम, उसे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।